सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी के सेवा सुरक्षा सहयोग बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारी इस जीके की क्लास में हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी कि पृथ्वी को जो 3 भागों में बांटा गया है उसमें कौन सी परत में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है और कितना पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगली हमारी क्लास होने वाली है, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है भाई? ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, जिसको इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। वोल्केनो। टॉपिक की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। भाई देखो, जैसे कि हमने पढ़ा, जो हमारी ऊपरी परत थी वो किसकी बनी हुई है भाई? आग्नेय में बेसाल्ट चट्टानों की। और जो हमारी मिडल वाली परत थी यानी कि मेंटल, वो भी किससे बनी हुई थी? चट्टानों से। अब इस बात का भी आपको पता होगा, जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा तापमान बढ़ता जाता है। यानी कि जितना हम डाउन जाते जाएंगे अर्थ के अंदर, हमारा टेम्परेचर बढ़ता चले जाएगा। और भाई नीचे जाते जाते इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि भाई जो चट्टानें हैं इसके अंदर वो पिघल जाती है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो पत्थर है या चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं। और पिघलने के बाद क्या होता है भाई? हीट की वजह से जो वो पिघलती हैं, उसके बाद भाई वो एक दरार या छेद के जरिए क्या निकलती है? पृथ्वी से बाहर निकलना स्टार्ट करती है। ठीक है ना? पिघलने के बाद यानी कि जो मटेरियल है वो एक छेद या एक दरार के माध्यम से बाहर निकलता है, और जो छेद होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ठीक है ना? उस छेद को क्या नाम दिया जाता है? ज्वालामुखी। लिखो, पृथ्वी की परत पर एक छेद या दरार होती है जिससे पृथ्वी का पिघला हुआ मैग्मा, लावा, राख व जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प गैस निकलती है। जलवाष्प गैस निकलती है। ठीक है ना? निकलती है। ठीक है ना? क्या होगा? एक छेद होगा, एक दरार होगी, जिससे क्या होगा? जो पृथ्वी का पिघला हुआ लावा है वो क्या होगा भाई? बाहर की ओर निकलता, उसको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। अब देखो, ये माइंड में आता होगा भाई, राख और जलवाष्प। जलवाष्प यानी कि भाई हमारी क्या? वाटर गैस। और मैग्मा और लावा क्या होता है? अब देखो, एक होता मैग्मा। मैग्मा जो हमारी चट्टानें हैं, चट्टानें तो वैसे हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो पिघल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं भी? मैग्मा। ठीक है ना? पिघली हुई चट्टानों को लावा कहते हैं, सॉरी मैग्मा कहते हैं। मैग्मा कहते हैं। ठीक है ना? मैग्मा कहते हैं। अगला फिर क्या? लावा। देखा जाए तो मैग्मा और लावा सेम चीज है। लावा भी क्या है भाई? पिघली हुई चट्टानों का ही जो मटेरियल है उसको ही लावा बोलते। लेकिन जब मैग्मा तो है अर्थ के अंदर, लेकिन जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता तो उसको लावा बोलते हैं। तो क्या बोलोगे? जब मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी परत या फिर ऐसा कहो, यानी कि अर्थ के ऊपरले भाग पर, पृथ्वी के बाहरी भाग पर आ जाता है तो वह लावा कहलाता है।
ठीक है ना। क्या बताया मैंने, जो है ना भाई पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं, जब वो पृथ्वी की हीट के कारण पिघल जाती हैं तो उसको तो बोलेंगे मैग्मा। वो मैग्मा तब तक कहलाएगा जब तक वो पृथ्वी के गर्भ में रहेगा, लेकिन जब वो दरार या छेद के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा तब हम उसको लावा बोलेंगे, ठीक है ना। जो ज्वालामुखी होते हैं भाई वो हमारे 3 तरीके के होते हैं। ज्वालामुखी को किन कैटेगरियों में बांटा गया, 3 कैटेगरियों में बांटा गया। पहला तो है भाई क्या हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे इसको एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा है भाई हमारा क्या, प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है ना, यानी कि इनएक्टिव वोल्केनो, इनएक्टिव वोल्केनो, ठीक है, या फिर डोरमेंट वोल्केनो भी बोलेंगे। जो तीसरा है भाई हमारा, तीसरा है हमारा क्या, शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, जिसको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो भी बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है ना। ज्वालामुखी को कितनी कैटेगरियों में बांटा गया, 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया, ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि इनएक्टिव या डोरमेंट भी बोल सकते हैं, या तीसरा क्या शांत ज्वालामुखी, जिसको क्या कहेंगे मैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो भी बोलेंगे। अब हम एक एक करके क्या करते हैं भाई, तीनों के तीनों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो क्योंकि इसमें है ना जो हमारे वोल्केनो होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये एक्टिव है, डोरमेंट या इनएक्टिव है, या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, या फिर कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो ज्वालामुखी है ये कहां पर स्थित है, ठीक है ना। पहला पढ़ेंगे हम एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे पहली बात तो डेफिनेशन क्या है सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी भाई नाम से क्लियर, एक्टिव यानी कि जिसमें बार बार उद्गार होता रहता है, यानी कि जो बार बार फटता रहता है उसको क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। जिसमें जिसमें बार बार उद्गार होता रहता है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं, उसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें बार बार होता रहेगा। अब देखो भाई कुछ वोल्केनो है, विश्व का सबसे एक्टिव वोल्केनो, कुछ पॉइंट्स लिखो इससे रिलेटेड। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कौन सा है भाई, विश्व का सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है किलायू हवाई द्वीप, किलायू हवाई द्वीप, किलायू हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। और कहां पड़ता है भाई, ये पड़ता है यूएसए के अंदर, ठीक है ना। विश्व का सबसे एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी कहां है मेरा, कि कौन सा है मेरा, किलायू हवाई द्वीप है, और जो कहां पर स्थित है वो है भाई यूएसए के अंदर, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा उद्गार होता है, यानी कि ये सबसे ज्यादा बार फटता रहता है। दूसरा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी लिखोगे भाई, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होने वाला है, वो है हमारा भाई विश्व का सबसे एक्टिव वोल्केनो, ऊंचा एक्टिव वोल्केनो वो है कोटापेक्सी, कोटापेक्सी। और कोटापेक्सी कहां पड़ता है भाई, ये इक्वाडोर में है, कहां पड़ता है ये, इक्वाडोर के अंदर पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा मेरा, कोटापेक्सी, और कहां पड़ेगा ये रहने वाला है मेरा इक्वाडोर के अंदर, ठीक है। जो तीसरा है विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी,
सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना, ज्वालामुखी। वो कौन सा है भाई? वो है मेरा ओजस डेल सैलेडो, ओजस डेल सैलेडो, ओजस डेल सैलेडो। ये भाई एंडीज पर्वतमाला के अंदर है और ये अर्जेंटीना चिली की सीमा के ऊपर स्थित है, ठीक है ना। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? मेरा ओजस डेल सैलेडो है और यह एंडीज पर्वतमाला में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है भाई, ठीक है ना। अब दोनों में देखो डिफरेंस है भाई, ये तो है विश्व का सबसे ऊंचे वाला और ये ऑलरेडी किसी पर्वतमाला के ऊपर स्थित है, यानी कि ऊंचाई पर स्थित है। ये तो क्या हाइट के अनुसार है, ये किसी चीज के ऊपर यानी कि पर्वतमाला के ऊपर स्थित है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, एग्जामिनर ने पूछा क्या है, हो सकता है वो एग्जाम में दोनों के दोनों ऑप्शन डाल के दे दे। जो सबसे ऊंचा वाला है हाइट के अनुसार तो वो तो कौन सा? मेरा कोटापेक्सी। लेकिन सबसे ज्यादा हाइट पर स्थित प्रेजेंट वो कौन सा है? मेरा ओजस डेल सैलेडो, जो कहां पड़ता है? एंडीज पर्वतमाला में, अर्जेंटीना चिली की सीमा के ऊपर। तीसरा है भाई इसके बाद जो एक भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर में भाई एक लिपारी द्वीप है। भूमध्य सागर है जो मेडिटेरियन सी है, उसमें एक लिपारी द्वीप है और लिपारी द्वीप पर कौन सा है भाई? स्ट्रोम्बोली, ठीक है ना। भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली नाम का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। और ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना भाई, ये हर बार फटता रहता है। हर बार फटने के कारण क्या होता है, मतलब जब ये फटता है तो भी आसपास क्या हो जाती है? लाइटिंग। इसके कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्या होता है जब ये फटता है तो भाई, जब कोई ज्वालामुखी को देखा होगा कैसे फटता आपने, मतलब कोई शॉर्ट्स वगैरह देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। ऐसे जब वो फटता है तो भी क्या होता है, आसपास का जो एरिया है उसमें क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है, जिसके कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। स्ट्रोम्बोली को क्या बोलते हैं भाई? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है ना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलेंगे किसको? स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी को, ठीक है। इसके बाद जो अगला है भाई, देखो जो हमारा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, उसके अंदर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। इसके कारण उसको अग्निवलय या पैसिफिक फायर ऑफ द रिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। लिखो, अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अग्निवलय या फिर पैसिफिक फायर ऑफ द रिंग कहते हैं। पैसिफिक फायर ऑफ द रिंग किस महासागर को कहते हैं भाई? प्रशांत महासागर को कहते हैं, पैसिफिक ओशन को कहते हैं, ठीक है ना। और लेकिन भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ था वो किसको बोलेंगे हम? स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद देखो भाई और भी बहुत सारे हैं ज्वालामुखी। इटली का एंटना है, इटली का
एंटना है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मैक्सिको का कोलिमा है, मैक्सिको का कोलिमा नाम का ज्वालामुखी है। वो भी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? वो भी क्या है? हमारा एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है ना। और जो हमारा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के अंदर एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जिसका क्या नाम है? माउंट एरबुस, ठीक है ना। अंटार्कटिका में अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भाई? माउंट एब्रूस भाई, ठीक है ना। ये क्या है? इस महाद्वीप का कौन सा पड़ता है? एकमात्र एक्टिव वोल्केनो पड़ता है, ठीक है ना। ये इस क्लास में यानी कि इस टॉपिक में हमने बहुत सारे ये वोल्केनो पढ़े। कौन से एक्टिव वोल्केनो पढ़े, कौन सा कहां पर स्थित है, कुछ एक को उसका निकनेम भी दिया गया है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। यानी कि आपको इस टॉपिक पे इतना तो मिनिमम याद होना ही चाहिए। ये था हमारा कौन सा? एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो के बाद देखो जो अगला है हमारा वो है भाई शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो या फिर बोलेंगे हम इनएक्टिव वोल्केनो, ठीक है ना। दूसरा है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। यानी कि डोरमेंट भी बोलते हैं, इनएक्टिव भी बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, डोरमेंट वोल्केनो। प्रसुप्त यानी कि सुप्त यानी कि सोया हुआ। इसमें भाई लगातार तो उद्गार नहीं होता, यानी कि ये लगातार तो नहीं फटता और ना ही नजदीक भविष्य में इसके अंदर उद्गार हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसमें उद्गार तो नहीं हुआ है, फटा तो नहीं है, मतलब उद्गार तो नहीं हुआ है यानी कि अतीत में कभी, लेकिन कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है भाई, किसी टाइम भी ये फट सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं फट रही है, ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्या है भाई, कुछ ज्वालामुखी हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। पहला लिखो विसुवियस ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी यानी कि प्रसुप्त पढ़ रहे हैं तो कहने का मतलब ये भी हमारा कौन सा ही टाइप है इसका? प्रसुप्त ज्वालामुखी का। ये कौन सा है भाई? भूमध्य सागर के अंदर, भूमध्य सागर। विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और कहां पर स्थित है ये? भूमध्य सागर के अंदर। अगला है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ये कहां पे पड़ता है भाई? ये पड़ता है हमारा जापान के अंदर। कहां पड़ता है? जापान के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो अगला है हमारा भाई वो है क्राकाटोआ ज्वालामुखी। ये सूंडा जलडमरू मध्य में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? सूंडा जलडमरू मध्य पे पड़ता भाई, सूंडा जलडमरू मध्य में। ये जो तीन हैं जो यानी कि पहले प्रीवियस में पूछे गए हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं, कौन कौन से और कहां पर ये स्थित हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारा है भाई वो है शांत ज्वालामुखी। इनमें ना तो कभी मतलब उद्गार हुआ है और ना ही इनके अंदर होने की संभावना है। ना तो इसमें उद्गार हुआ है और ना ही
होने की संभावना है, होने की संभावना है, होने की संभावना है। ना तो क्या है भाई, इनमें अभी तक उद्गार हुआ है और ना ही इनके अंदर उद्गार होने की संभावना है, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी एकांग गुआ है भाई, एकांग गुआ, एकांक गुआ। ये कहां पड़ता है? ये एंडीज पर्वतमाला के ऊपर। और एंडीज पर्वतमाला तो हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, कहां पे, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है ना। एक शांत ज्वालामुखी है को सुल्तान। को सुल्तान कहां पड़ता भाई? वो ईरान के अंदर है। को सुल्तान वो कहां पड़ता? ईरान के अंदर। वो भी किस प्रकार का ज्वालामुखी है भाई? वो भी हमारा क्या नाम है, शांत ज्वालामुखी है। इसके बाद अगला भी किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो ज्वालामुखी। किलिमंजारो ज्वालामुखी है, वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? कि शांत प्रकार का ज्वालामुखी है। और ये कहां पड़ता भाई? ये है हमारा अफ्रीका के अंदर। कहां है हमारा ये? अफ्रीका के अंदर। ये हमारा जो टॉपिक था ये था वोल्केनो बेस्ड, यानी कि ज्वालामुखी बेस्ड। ज्वालामुखी क्या होता है, उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। और उसमें हमने बहुत सारे ज्वालामुखी वो भी पढ़े, यानी कि जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। और उनको अलग अलग भाई कौन से कहां पर स्थित है, ये सारी बातें भी ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है भाई, वो किससे रिलेटेड होने वाला है? वो है हमारा चट्टान से रिलेटेड। रोक क्या होती है, रोक कितनी कैटेगरियां में होती है, ये सब हम अब अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो, चट्टान यानी कि रोक क्या होती है? डेफिनेशन चट्टान की भाई, पृथ्वी की कठोर परत को, पृथ्वी की कठोर परत को क्या बोला जाता? चट्टान। पृथ्वी की कठोर परत को चट्टान कहते, चट्टान कहती, ठीक है ना। जो हमारी चट्टानें हैं उनको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहली तो कौन सी है? हमारी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। इनको 3 कैटेगरियों में फॉर्मेशन के आधार पर बांटा गया भाई, ठीक है ना। पहली तो कौन सी है? हमारी आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। दूसरे नंबर पर जो हमारी चट्टान है भाई, वो कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। और जो हमारी तीसरी चट्टान है वो है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। चट्टानों को भाई क्या, पहली बात तो क्या होती है? चट्टान, पृथ्वी की जो हमारी कठोर परत होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है चट्टान, ठीक है ना। दूसरा क्या है भाई? चट्टानों को कितनी कैटेगरियों में बांटा गया? चट्टानों को 3 कैटेगरियों के अंदर बांटा गया है, फॉर्मेशन के आधार पर भी, यानी कि इनकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है। पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान, जो तीसरी है हमारी वो क्या? कायांतरित चट्टान। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो हमारी मैंने बताया पहले वाली चट्टान कौन सी है भाई? आग्नेय चट्टान। देखो, आग्नेय चट्टान कौन सी होती है भाई? जैसा कि हमने पिछला ही टॉपिक कवर किया था हमारा मैग्मा और लावा के बारे में, मैंने बताया था जब चट्टानें पिघल कर अर्थ के अंदर होगा तब तो क्या कहलाएगा? वो मैग्मा। लेकिन जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाएगा, उसकी ऊपरली परत के ऊपर आ जाएगा, बाहरी परत के ऊपर जब वो आ जाएगा तो भाई वो क्या कहलाएगा? लावा। अब भाई वो आया है तो कौन सी फॉर्म में आया होगा? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म के बाद वो क्या होगा? धीरे धीरे जमना स्टार्ट होगा,
क्या होगा, वो जमना स्टार्ट होगा और उसके जमने से जो चट्टानें बनेंगी यानी कि वो क्या कहलाएगी, मेरी आग्नेय चट्टान। लिखो मैग्मा या लावा, मैग्मा या लावा, भाई एक ही बात है ना, बस गर्भ में होता जब पृथ्वी के, जब मैग्मा बोलते हैं होती तो चीज वही है ना, मटेरियल तो वही है, और बाहर आ जाता तो अब क्या बोलते हैं, लावा। मैग्मा या लावा के जमने से जो चट्टान बनती हैं, जो चट्टान बनती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं उनको, आग्नेय चट्टान। इनकी और प्रॉपर्टी क्या भाई, अब देखो कोई चीज ऐसी लिक्विड फॉर्म में बाहर आई है और वो अब एकदम जमना स्टार्ट करेगी, तो भाई सीधी बात है वो किस प्रकार की होगी, वो ये चट्टान कठोर, ये चट्टान कठोर जीवाश्म रहित, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी फॉसिल्स नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म रहित होती है, जीवाश्म रहित होती है, ठीक है ना। और क्या है भाई, ये है ना जो चट्टान है इसमें भाई क्या होता है, खनिज वगैरह बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से इन चट्टानों को क्या बोलते हैं हम, इन चट्टानों को कहा जाता है भाई ये आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है, ठीक है ना। इन चट्टानों में खनिज खूब पाया जाता है, यानी कि ये चट्टानें आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है, आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है, ठीक है ना। आर्थिक रूप से किस प्रकार की चट्टानें हमारी, ये संपन्न चट्टान है। भाई बहुत सारी ऐसी चट्टानें हैं आग्नेय चट्टान, वो बाद में ट्रांसफॉर्म भी हो जाती है, यानी कि किसके कारण, हमारे टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, और भी बहुत सारी रिएक्शन है जो आग्नेय चट्टान है वो दूसरी चट्टानों में बदल जाती है, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, इस साइड में लिखूंगा आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। इस साइड में लिखूंगा आग्नेय चट्टान और इस साइड में लिखूंगा उनका क्या, रूपांतरण। इस साइड क्या लिखेंगे हम, उनका रूपांतरण। पहली है मेरी भाई क्या, ग्रेनाइट। क्या है मेरी, ग्रेनाइट चट्टान है जो, वो किस प्रकार की चट्टान है, वो है मेरी आग्नेय चट्टान जो बाद में बदल जाती है किसके अंदर भाई, नीस के अंदर। किसमें बदल जाती है, नीस के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद जो अगली चट्टान है वो है साइनाइट। अगली चट्टान कौन सी है, साइनाइट। और साइनाइट फिर बाद में चेंज हो जाती है कौन सी, साइनाइट नीस के अंदर, ठीक। ये क्या लिख रहा हूं मैं, इस साइड में लिख रहा हूं आग्नेय चट्टान, और बाद में वो मतलब प्रकृति के टेम्परेचर, प्रेशर या किसी भी केमिकल यानी कि रासायनिक क्रिया के कारण वो जब उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है तो आग्नेय चट्टान इनमें बदल जाती है, यानी कि उनका नाम बदलकर ये हो जाता है, यानी कि उनका स्वरूप बदल जाता है। ग्रेनाइट तो किस में बदलेगी, नीस में। साइनाइट किस में बदलेगी, साइनाइट नीस में। एक चट्टान है गैब्रो किसके अंदर बदलेगी, सरपेंटाइन के अंदर, ठीक है ना। एक हमारी चट्टान है बेसाल्ट चट्टानें। ये बेसाल्ट चट्टानें हैं, जब हमने पृथ्वी की संरचना पढ़ी थी तब भी पढ़ा था, जो हमारी भूपरपट्टी होती है वो आग्नेय की बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है, ठीक है ना। बेसाल्ट बदल जाती है भाई किसके अंदर, शिस्ट के अंदर। बेसाल्ट किसके अंदर बदलती है, हमारी शिस्ट के अंदर, ठीक है ना। और जो लास्ट वाली है, यानी कि जो इंपोर्टेंट पड़ेगी, ऐसे तो बहुत सारी चट्टानें हैं, जो है हमारी कौन सी भाई, बिटुमिनस कोयला। जो बिटुमिनस कोयला है भाई चट्टान हमारी, वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है हमारी ग्रेफाइट और हीरा में, ग्रेफाइट या फिर हीरा के अंदर,
किस में चेंज हो जाएगी वो, ग्रेफाइट और हीरा के अंदर चेंज हो जाएगी। ये क्या पढ़ी हमने, आग्नेय चट्टान, और ये इस साइड हमने पढ़ा उनका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी। जिस प्रकार हमने आग्नेय चट्टान पढ़ी है, आगे हम कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है भाई, उसमें क्या करेगा, मिक्सअप करके आपको आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का या फिर कायांतरित चट्टान लिख के दे देगा। ये बताओ इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान है या कौन सी नहीं है, यानी कि आपको ये भी पता होनी चाहिए कौन सी हमारी आग्नेय है, कौन सी अवसादी है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है, दूसरी हमारी जो चट्टान होने वाली है वो कौन सी है भी, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान यानी कि जिसको क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक। किस तरीके से उनका निर्माण होता है और कौन कौन सी हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो देखो टॉपिक अगला हमारा, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन होने वाली है भाई, पृथ्वी के प्रकृति के छोटे छोटे कारकों से किसी एक जगह पर जमने वाली छोटी छोटी चट्टानें या फिर कोई कंकड़ पत्थर वगैरह, ठीक है ना, जो जमा हो जाती है, फिर बाद में वो किस में चेंज हो जाती है, अवसादी चट्टानों में। डेफिनेशन लिखो फिर समझाता हूं मैं। प्रकृति के कारकों के द्वारा, कारकों के द्वारा छोटी छोटी चट्टानें, छोटी छोटी चट्टानें एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं और बाद में रासायनिक प्रक्रिया के कारण, रासायनिक प्रक्रिया के कारण ठोस रूप धारण कर लेती है, ठोस रूप धारण कर लेती हैं। तो वो वाली जो चट्टानें होंगी वो हमारी कौन सी चट्टानें कहलाएंगी, वो हमारी अवसादी चट्टानें कहलाएंगी। मतलब प्रकृति के कारकों के द्वारा छोटी छोटी एक जगह पर इकट्ठे होने का मतलब है भाई, मान लो जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, आंधी वगैरह आती है, उसके साथ क्या होता है, धूल के छोटे छोटे कण आते हैं, और वो जो एक जगह लगातार अगर वो इकट्ठे होते रहेंगे तो क्या होता रहेगा भाई, वहां पे एक प्रकार से मतलब अकमलेशन बोलेंगे हम इसको, एक जगह इकट्ठी होती जाएगी और फिर बाद में एक टाइम पीरियड के बाद उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, उनके बाद क्या नाम है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, फिर हमारा रासायनिक प्रक्रियाओं का इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण वो क्या हो जाती है, कैसा रूप ले लेती है, वो हमारा ठोस रूप ले लेती है। इस प्रकार की चट्टानों को क्या बोलते हैं हम, अवसादी चट्टानें बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में एक दो पॉइंट और लिखो भाई, ये चट्टानें परतदार होती हैं, ये चट्टानें परतदार होती हैं, परतदार होती हैं। परतदार होने का मतलब है भाई, मैंने बताया भी, जैसे आंधी वगैरह से एक जगह इकट्ठी होगी, यानी कि धीरे धीरे जमा होगी वो, ठीक है ना। आज आंधी आई, थोड़ा बहुत आज ले आई, फिर कुछ टाइम बाद आई, फिर थोड़ा जमा होया, फिर तीसरी बार आई, फिर तो मतलब धीरे धीरे होंगी। तो उन चट्टानों में एक प्रकार से ऐसे परत बन जाती है, और ऐसे परत बनने से भाई इनके बीच में क्या पाया जाता है, इनके बीच में भाई खनिज तेल पाया जाता है, ठीक है ना। परतदार होने के कारण इनमें खनिज तेल पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है। कौन सा तेल पाया जाता है, खनिज तेल, ठीक है ना। और भाई ये जीवाश्म भी होता है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर फॉसिल भी होता है, क्योंकि ये क्या होती है, परतदार होती है। लेकिन जो पहले वाली थी हमारी, वो तो क्या थी हमारी, कठोर थी, उसमें ऐसी कोई चीजें पाने की कोई संभावना थी। अब मैं यहां पर लिखता हूं अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, और इस साइड हम करेंगे क्या, उनका रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे हम, उनका रूपांतरण। अवसादी चट्टान है भाई एक सपिंड, सपिंड क्या है, कि अवसादी चट्टान है, यानी कि ये चट्टान भी एक इस प्रोसेस के तहत बनी है। तो सपिंड है जो सपिंड शिस्ट में चेंज हो जाती है, सपिंड है जो
सपिंड शिस्ट में चेंज हो जाती है। अगला है बलुआ पत्थर। अगली क्या चट्टान हमारी? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, जो बलुआ पत्थर है भाई वो एक प्रकार की अवसादी चट्टान है जो बाद में चेंज हो जाते हैं किसमें? क्वार्टजाइट में। क्वार्टाजाइट, क्वार्टाजाइट। तीसरा है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर, जो हमारा चूना पत्थर है भाई वो हमारा चेंज हो जाता किसमें? संगमरमर में। संगमरमर में जो हमारा चूना पत्थर है वो किस में चेंज हो जाता? संगमरमर के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद जो अगली है भाई सैल। सैल किस प्रकार की चट्टान है? एक प्रकार की अवसादी चट्टान है जो किसके अंदर चेंज हो जाती है? वो चेंज हो जाती है भाई किसके अंदर? सलेट के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद जो लिग्नाइट कोयला है वो एंथ्रासाइट कोयले में चेंज हो जाता है। जो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला, वो किस में चेंज हो जाता है? एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट कोयला में। ठीक है ना। ये वो इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। मेरे ख्याल से 5 हमने उसके अंदर पढ़ी थी और 5 ही हमने इसके अंदर पढ़ी हैं। ये वाली हमारी कौन सी? अवसादी चट्टानें हैं। और वो हमने पढ़ी थी वो हमारी कौन सी थी भाई? आग्नेय चट्टानें थी। मोस्टली तो ज्यादातर इनका ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछता भाई कौन सी चट्टान किस में बदल जाती है। ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से याद करना भाई कौन सी तो आग्नेय का उदाहरण है और कौन सी हमारी क्या है? अवसादी का उदाहरण है। इसके बाद जो हमारी तीसरी आती है भाई वो है हमारी क्या नाम है? मेटामॉर्फिक रॉक। तीसरी कौन सी है हमारी? मेटामॉर्फिक रॉक। कायांतरित चट्टानें, यानी कि जिनका क्या हो जाए? कायांतरित, यानी कि कायांतरण हो जाए। कायांतरित चट्टानें, चट्टान। मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है ना। मेटामॉर्फिक रॉक भाई अवसादी चट्टानें और जो आग्नेय चट्टानें हैं प्राकृतिक दाब या तापमान के कारण जिसके अंदर बदलती हैं उनको किस क्या नाम दिया गया है? कायांतरित चट्टानों का नाम दिया गया। ठीक है ना। आग्नेय व अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, चट्टानें प्रकृति के दाब, ताप व अन्य क्रियाओं से जिस रूप में बदलती हैं, उनको कौन सी चट्टानें कहते हैं? उनको कहते हैं भाई हम कौन सी? कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। उनको मेटामॉर्फिक क्या नाम है? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। देखो कौन कौन सी हैं चट्टानें वो? देखो मैं इस साइड लिखता हूं कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, चट्टान। और इस साइड लिखता हूं मैं क्या? उनका रूपांतरण। पहली जो मेरी चट्टान है जिसको हम कायांतरित के अंदर ऐड करेंगे वो क्या है? मेरी सलेट। सलेट हमारी चेंज हो जाती है भाई किसके अंदर? फाइलाइट के अंदर। कौन सी चट्टान में चेंज हो जाएगी? वो फाइलाइट के अंदर। और जो फाइलाइट है, फाइलाइट आगे चल के चेंज होती है शिस्ट के अंदर। फाइलाइट चट्टान किसके अंदर चेंज होती है? शिस्ट के अंदर। ठीक है ना। ये हमारी कौन सी चट्टानें पढ़ी हमने? कायांतरित चट्टानें पढ़ी। ये इसके 2 एग्जाम्पल थे। 5 हमने दोनों उनके पढ़े। यानी कि जो 12 चट्टानें हैं इनको तीनों को कैटेगरी वाइज आपको पता होना चाहिए कौन सी चट्टानें कौन सी का उदाहरण है और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये किस में ये बदलती हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं मैं आपको आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही साथ अब हमारा जो पिछला है सिलेबस वो भी कवर करके चल रहे होंगे। ठीक है ना। सारी की सारी चीजें हम एक सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं।
सारी की सारी चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अब हमने पिछला क्या पढ़ा था, पहले तो भाई हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, बाहरी अर्थ की संरचना कैसी है। फिर हमने क्या किया भाई, अर्थ के अंदर जो हमारा मटेरियल था वो जब मैग्मा लावा में चेंज होकर पृथ्वी के बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है तो वो किसका रूप लेता है, चट्टानों का, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला हमारा अगली क्लास का टॉपिक होने वाला होगा वो क्या होगा भाई, पृथ्वी के ऊपर आने वाला भूकंप, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो हम सब आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, थैंक यू।